उसने अवि के चेहरे की तरफ देखा। वह उसे एकटक देख रहा था। चेहरे के भाव भी बदले हुए थे, हरदम गुस्से में तमतमाए। उसके चेहरे पर सौम्यता थी। गौरी को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वह उस पर गुस्सा करे वही उसके लिए ठीक है। अगर उसका मन बदला तो समस्या हो जाएगी। वह उसे उठाए उसके कमरे में आ गया और बेड में उतार दिया। गौरी की सांसें अटकी हुई थी। वह वहां से उठना चाहती थी, पर अवि ने आंखों के इशारे से उसे उठने से इनकार किया। गौरी उसे हैरानी से देख रही थी कि इन्हें क्या हो गया है। ये वो अवि नहीं है जिसे वो पहले दिन से जानती है। हरदम गुस्से से तमतमाए, उसके चेहरे पर सौम्यता और आंखों में प्यार था। यह बदलाव वह कल से महसूस कर रही थी। उसके साथ रहना इतना भी डरावना नहीं लगता जितना उसने उसके बारे में इमेजिन कर रखा है। अभी उसने उसे न बल्कि गिरने से बचाया, उसे बाहों में थामे अंदर ले आया है। इस कमरे में जहाँ वह कभी नहीं आता था, आज पहली बार आया है। और अब इस तरह बदला उसका व्यवहार, उसे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि यह सब उसकी कल्पना से परे है। अवि ने उसे बेड से उठने से इनकार किया तो गौरी थोड़ा डर भी गई है। इस समय कोई भी घर पर नहीं है। अवि के मन में क्या चल रहा है, कहीं मन में कोई खोट तो नहीं आ रहा है। अब वह मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखी चूड़ियों का पैकेट हाथ में उठा लेता है। गौरी ने चूड़ियां पहनना तो दूर, उन्हें खोला तक नहीं था। वह उसे खोलता है और उसमें से लाल रंग की चूड़ियां हाथों में उठा लाया। 4 चूड़ियां हाथ में ली, बाकी नीचे रखी और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। गौरी का हाथ प्यार से अपने हाथ में लिया। ऐसा करते वह लगातार गौरी को देख रहा था। गौरी उसके ऐसे करने से बहुत घबराई हुई थी। अब वह चूड़ियां उसके हाथ में डालने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसे करने से गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। जिसका उसे डर था वही हो रहा था। वह कैसे खुद को इनकी पत्नी मान सकती है। यह सब तो उसने इसलिए स्वीकार किया था ताकि वह इसी घर में रह सके। पर अब वह चूड़ियां पहनाने के साथ साथ ये अपना पति होने का हक भी मांगेंगे तो क्या वह उन्हें देने के लिए तैयार है? नहीं। उसके आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। वह गर्दन हिलाए इनकार करती है तो अवि के चूड़ी पहनाते हाथ थम गए। उसने आंखों के इशारे से वजह जाननी चाहिए तो गौरी दोनों घुटने फोल्ड कर मुंह छुपा लेती है और फुट फुट कर रोने लगी। गौरी के रोने से अवि को गलती का एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह नहीं पहनना चाहती चूड़ियां तो वह जबरदस्ती नहीं पहना सकता। उसका हाथ छोड़ा तो हाथों में ली चूड़ियां छन छनाकर जमीन पर गिरकर गोल गोल घूमने लगी। वहां से उठ खड़ा हुआ। अब कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर बेड में बैठकर थोड़ी देर खुद को शांत किया। वह शायद भावनाओं में ज्यादा ही बह गया। उसके मन में किसी स्त्री के लिए पहली बार ऐसा एहसास हुआ था जिसे वह संभाल नहीं पाया। शायद उसे जताना नहीं आता। गौरी दुखी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, खुद को शांत किया। जो भी विचार मन में आ रहे थे उन्हें झटक दिया और अब उठकर घर से बाहर निकल गया। गौरी ने बाहर का मुख्य द्वार बंद होने की आवाज़ सुनी तो पता चला कि अभी बाहर चला गया है। तो अब वह जोर जोर से रोने लगी। वह इस रिश्ते को माने या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत उलझन में है। मानती है तो यह खुद पर अन्याय करेगी। वह अंकुर की जगह किसी को नहीं देना चाहती, और अगर नहीं मानती तो यह अवि के साथ अन्याय होगा। अपने साथ हुए किस्मत के इस मजाक पर वह सिर्फ आंसू बहा सकती है जो बहा रही थी। अवि घर से निकल गया, सीधा पहलवान जी से मिलने उनके अखाड़े पहुंच गया। आज वह उनसे मिलने ही रुका था। अखाड़ा बेशक छोटा है पर गुरु तो उनको ही मानता है। बिना उनके आशीर्वाद लिए किसी भी प्रतियोगिता में नहीं जाता। उनसे कुछ डिस्कशन भी करनी थी। सोचा तो था आराम से जाएगा, पर अब घर पर रहकर भी क्या करता। तो थोड़ी देर में अखाड़े पहुंच भी गया। राम राम गुरुजी। हाथ जोड़ फिर उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद दोनों मिले थे। पूरे 2 महीने बाद इस अखाड़े में वापस आकर अभी उस सुकून को महसूस कर सकता था जो इतने दिन उसने मिस किया। जब से होश संभाला
उसकी हर दिन की शुरुआत इसी अखाड़े और गुरुजी के आशीर्वाद से होती थी। अखाड़ा छूटा तो लगा पहलवानी छूट जाएगी। पहलवानी उसके लिए जीवन की डोर की तरह है। अंकुर के लिए उसने इस अखाड़े से दूर एकेडमी में प्रैक्टिस शुरू तो कर दी, पर आत्मा तो उसकी यहीं पर बसती है। अभी आकर चुपचाप बैठा था। पहलवान जी भी चुप थे। अंकुर और अभी दोनों ही उनके दिल के करीब थे। अंकुर के जाने का उन्हें भी बहुत दुख था, पर उसके बाद अभी को जिस तरीके से अखाड़े से दूर होना पड़ा, उनके लिए भी दुखद था। वह उनके इस बैच का सबसे होनहार पहलवान था, जिसको किस्मत की वजह से अखाड़ा छोड़ना पड़ा। अभी को बेशक मजबूरी में शादी करनी पड़ी, पर वे चाह कर भी अखाड़े के नियम नहीं बदल सकते थे, इसलिए उसे जाने से रोक नहीं पाए। एकेडमी में प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उन्होंने उससे पूछा। ठीक है, ऐसी तो नहीं है जैसी यहाँ हुआ करती थी। अभी ने गहरी सांस ली। कोच कैसा मिला है? ठीक ही है, पर एकेडमी इस अखाड़े की जगह नहीं ले सकती, और ना वो कोच आपकी। पर जब मेरे लिए अखाड़े के दरवाजे बंद हो गए, तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अभी ने पहलवान जी की तरफ देख कहा, यह सब नियति का खेल है, जिसके हम सब कठपुतली हैं। वो जैसा नचाएगा नाचना पड़ेगा। ना वो अंकुर को छीनता और ना यह सब होता। तुम्हारे लिए अखाड़े के दरवाजे जानबूझकर तो बंद नहीं हुए। ये यहाँ का नियम है, जिसमें मैं भी मजबूर था। किसी एक के लिए सालों से चले आ रहे नियम तो नहीं बदले जा सकते थे। क्यों गुरुजी? क्या शादी करने से हम मेडल जीतने की काबिलियत खो देते हैं? क्यों बनाया आपने ऐसा नियम? मैंने तो मजबूरी में किसी की जिंदगी को बचाने के लिए एक कदम उठाया था, पर फिर भी आपने मुझे अखाड़े से बाहर कर दिया। मेरे जो भी पहलवान इस अखाड़े से निकले और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत कर आए, सबने यह 25 साल से पहले ही कामयाबी हासिल कर ली थी। तुम भी कर लेते, पर शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। मैं अखाड़े से दूर जरूर हुआ हूँ, पर मेरी कामयाबी अखाड़े की मोहताज नहीं। मैं एशियाड में मेडल जीतूंगा और गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दूंगा। अखाड़ा छूटा तो मैं भी पहलवानी छोड़ जॉब ही करना चाहता था, पर घर वालों ने समझाया कि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, भैया का भी सपना था। अब मैं अंकुर भैया का अब मैं सब अब मैं अंकुर भैया का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम यह कर पाओगे? क्योंकि अब यह बहुत मुश्किल है। हमने यह नियम सोच समझकर ही बना रखा है, ताकि पहलवान अपना ध्यान, अपनी ताकत सिर्फ एक जगह पर झोंक सके, और वह है कुश्ती का खेल, जो दम खम से लड़ा जाता है। जो चीज़ें ध्यान भटकाती है सभी पहलवानों की, उनसे दूरी बनाई जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन कराया जाता है, और नारी, नशा और अन्य व्यसनों से पहलवानों को दूर रखा जाता है। ये सब चीज़ें सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए हमने 25 साल ब्रह्मचर्य का नियम बनाया और कड़ाई से पालन भी कराते हैं, ताकि पहलवान जी जान से पूरी ताकत अपने खेल में झोंक सके। पर गुरुजी, मैं अभी भी इस सबसे दूर हूँ। क्या सच में? उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें चुराई। ये हो ही नहीं सकता। ये सच है। सच है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? अभी देख लेते हैं कि तुम अभी पहले वाले अभी पहलवान हो या नहीं। एक दांव मेरे पहलवान के साथ लड़ो। पहलवान जी ने चैलेंज दिया तो वह कब पीछे हटता है। मंजूर है विपिन, उन्होंने आवाज दी। तो एक हट्टा कट्टा गठीले बदन का पहलवान, जो अभी की हुई उम्र का था, आ गया। उन्होंने इशारा किया। अभी ने उसकी तरफ देखा। विपिन उसकी ही वेट कैटेगरी का है। दोनों ने ही एशियाड की तैयारी की थी, पर उसने उसे हराकर इस वेट कैटेगरी में एशियाड में जगह बनाई थी। इसे वह न जाने कितनी बार हरा चुका था, और गुरुजी उसको ही उसके सामने लाकर उसे चुनौती दे रहे हैं, उसे लड़वा रहे हैं या शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आया। पर यह पहलवान जी का आदेश कोई नहीं टालता। उसने अपनी टी शर्ट उतारकर एक साइड रख दी। अब वह सिर्फ लोअर में था। थोड़ी देर उठक बैठक और पुशअप कर, वार्म अप कर खुद को तैयार किया, और अब दोनों पहलवान आमने सामने थे। थोड़ी देर के दाव पेच और अगले कुछ मिनटों में अभी ने विपिन को कमर से पकड़ जमीन पर पटका, और अब वह चितपट हो धूल चाट रहा था। सबने ताली बजा उसका उत्साहवर्धन किया।
उसके बाद उन्होंने एक और पहलवान को बुलाया। अवि ने उसे भी हरा दिया। इन सब को तो तू पहले भी हराता आया है। सौरभ को हरा, फिर मानूंगा तेरी बात में दम है। सौरभ, उन्होंने आवाज दी तो एक हट्टा कट्टा पहलवान उसके सामने था। अवि ने उसे आज पहली बार देखा था। ये सौरभ है, इसको हरा कर दिखा, फिर मान जाऊंगा कि स्त्री के तेरे जीवन में आने के बाद भी तेरे दम खम में कोई कमी नहीं आई है। यह उस अखाड़े का नया पहलवान है और यह अगले साल होने वाले ओलंपिक का तेरे ही वेट कैटेगरी का दावेदार है। अगर तुझे अगले साल होने वाले ओलंपिक का टिकट चाहिए तो तुम्हें इसे हराना पड़ेगा, क्योंकि इस वेट कैटेगरी में इस बार यह एशियाड में अप्लाई करने से चूक गया था, पर अब ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। अगर एशियाड में मेडल से चूके तो या ओलंपिक में तुम जाओगे या ये। अभी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वाकई में उसकी टक्कर का तगड़ा पहलवान था। शायद अभी नया नया अखाड़े में आया है। इस अखाड़े के सभी पहलवानों से कभी न कभी दो दो हाथ कर चुका है, तो उन्हें हराना आसान था, पर इससे पहली बार सामना था। थोड़ी देर में उसे आभास भी हो गया कि यह उस पर भारी है। उसके पास उसके हर दांव का तोड़ तो था ही, वह आक्रामक तरीके से भी खेल खेल रहा था। उसको खुद पर भारी पड़ता देख उसने आक्रामक के बजाय डिफेंस खेलना शुरू किया, जो उसके नेचर के बिल्कुल उलट था। उसके ऐसे खेल को देख पहलवान जी के माथे पर बल खिंच गए थे, क्योंकि अभी कभी डिफेंसिव खेल ही नहीं सकता। अगर खेला तो उसका हारना तय है। पहलवान जी का अंदेशा भला गलत साबित कैसे हो सकता था। उनकी पारखी नजरें भाप चुकी थी कि अभी अपने स्वाभाविक खेल के उलट कुश्ती लड़ रहा है, और अगले पर विरोधी पहलवान ने उसकी बाह पकड़ दांव लगाया और वह अभी जमीन पर था। वह उसकी पीठ पर सवार हो उसे चित्तपट करने की कोशिश में था, जो किसी भी पहलवान के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। पर इसमें अवि ने मजबूती से अपने दोनों हाथ जमीन पर जमा लिए, तो वह उसे उठा नहीं पाया। चित्तपट होने में अवि ने अपना बचाव तो कर लिया कि वह उसे चित्तपट तो नहीं कर पाया, पर अवि उससे हार चुका था। मिट्टी से सने शरीर और हाथों को झाड़ता सौरभ दोनों हाथ उठा अपनी विजय का उद्घोष कर रहा था, और अवि हताशा में चित्त लेट गया। वह आज तक कभी इस तरह नहीं हारा था। बचपन से ना जाने कितने दंगल लड़ चुका, हारता भी होगा, पर अपने से अधिक बलशाली से। और पर सौरभ इसी टक्कर का है। उससे हारना शर्मिंदगी का बायस था। थोड़ी देर बाद उठ बैठा। पहलवान जी ने सबको जाने को कहा। अब वहां पर सिर्फ अवि और पहलवान जी थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उठ जाओ, इस प्रकार हताश होने से कुछ नहीं होगा। हार जीत जीवन की खेल का भी हिस्सा है। हार से मायूस होने के बजाय उससे सबक के तौर पर याद रख आगे का सोचना ही एक जुझारू खिलाड़ी की निशानी होती है। हार से मायूस नहीं, पर मैं आज तक कभी किसी से इस प्रकार नहीं हारा। मायूसी से अभी बोला। शेर जैसा दम खम और मजबूत पंजे होने के बावजूद बिल्ली जैसा लड़ोगे तो परिणाम ऐसा ही आएगा। तुमने सिर्फ जीने का तरीका नहीं बदला, कुश्ती लड़ने का तरीका भी बदला है। ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। तुम्हारी ताकत विरोधी पर अफवाह मारकर हावी रहकर चित करने में थी, और तुम बचाव की मुद्रा में थे। कोच सर यही सिखाते हैं कि वह टेक्निक के नंबर मिलते हैं, जो हार जीत डिसाइड करते हैं। उस कोच ने कहा और मान गया। तू अभी है, अभी खूंखार, जिसकी आंखों को देख सामने वाला प्रतिद्वंदी आधा लड़ाई आंखों में देखते ही पहले ही हार चुका होता है। कहा गया तेरी आंखों का खूंखारपना, वो जोश खरोश स्त्री के जीवन में आते ही आंखों के शोले प्यार में तो नहीं बदल गए। पहलवान जी ने तंज किया। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। यही बात है। तेरी हार की वजह जीवन में स्त्री का आना है। क्या कह रहे हैं ये गुरुजी? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने चादर इसलिए डाली ताकि वह उस घर में हक से रह सके। हम अभी भी पति पत्नी की तरह नहीं रहते। ऐसी बात है तो जब तक इवेंट ना हो पहले वाला अभी बनकर रहना, वरना दंगल बहुत मुश्किल है। पहलवान जी ने उसे चेताया। गुरुजी, मैं हार नहीं सकता। मेडल तो मुझे जीतना ही है, अंकुर भैया के लिए, और जिसे गुरु दक्षिणा स्वरूप आपको देकर
ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर लंदन का टिकट लेकर रहूँगा। अवि ने अपने दृढ़ इरादे जताए। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठ गया। चलता हूँ, कल वापस शहर जाना है, कहकर वह उनके पैर छूने जाने लगा। अवि, उन्होंने टोका। जी गुरुजी। वह पीछे पलटा। जब तेरा कोच तुझे प्रैक्टिस करवाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे भेजना। क्यों? वो तुझे गलत टेक्निक सिखा रहा है। ऐसे में तू कभी मेडल नहीं जीत सकता। फिर क्या करूं? सोचता हूँ कुछ। तुझे जो बोला है वो कर। ठीक है गुरुजी, कहकर अभी उनसे आशीर्वाद ले वापस आ गया। अभी अखाड़े से वापस आ रहा था। अपने घर के बाहर पहुंचा। अंदर जाने से पहले नजर प्रीति पर पड़ी, जो अपने घर से बाहर खड़ी थी। उसे देख ठिठक गया। प्रीति ने भी उसे देखा तो दौड़ती घर से बाहर आ गई और उसे रुकने का इशारा किया, तो वह रुक गया। वह चलती उसके करीब ही आ गई। हाय, कब आई शहर से? कल। कैसी है? ठीक हूँ। अंकुर भैया के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। वह धीमे स्वर में बोली। हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब नियति का क्रूर खेल है। भाभी कैसी है? वो तो कैसी हो सकती है? नियति ने इतना क्रूर मजाक किया है, जिसका संसार छिन जाए वो कैसा हो सकता है। बस जी रहे हैं सब एक खालीपन के साथ। अवि ने एक गहरी सांस ली। अंकुर भैया की कमी तो सबको खल रही है, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। पिछली बार जो कुछ हुआ, उसके बाद भाभी का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, तो घर में आने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। क्यों नहीं, चल अंदर चल, अंदर बैठकर बातें कर ले, उसे भी अच्छा लगेगा। किसी से नहीं बोलती, तू बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं, उनसे मैं बाद में मिल लूंगी, अभी तुझसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं कैसे? मतलब मुझसे क्या बात करनी है? अब तो तेरा ब्रह्मचर्य भी भंग हो गया, तो किस बात का डर है? आजा, बैठकर बात कर ले थोड़ी देर। आज तक तो मुझसे भागता फिरता था कि कहीं मैं तुझे छू ना लूं। प्रीति ने तंज किया। मैं अभी भी उसका पालन करता हूँ। क्या सच में? सुनकर प्रीति के मुरझाए चेहरे पर खुशी और मन में उम्मीद की किरण जगी। हाँ, यह सुनकर प्रीति के होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। मैं दूर से ही बात करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी देर, फिर चले जाना। उसने जिद की तो अभी उसके साथ आ गया। घर से थोड़ी दूर पर एक चबूतरा सा बना था। दोनों उस जगह पर बैठ गए। माँ बता रही थी कि भाभी को पहले अनुराग चादर डाल रहा था। हाँ, मैं अखाड़े के नियम से बंधा था इसलिए। हाँ तो डालने देना था उसे, तूने क्यों इस मुसीबत में हाथ डाला? ये कैसी बातें कर रही है तू? और वो सब पापा की इच्छा थी। वे चाहते थे कि वो इसी घर में रहे, और वह भी इसी घर में रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ अंकुर भैया की यादें जुड़ी हुई हैं। तो सबकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। क्यों, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अब हो गया जो होना था, सब किस्मत का फेर है। अब मुझे उसका कोई दुख नहीं। मुझे दिक्कत नहीं होगी तो किसे होगी? तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हम दोनों की खुशियाँ और सपने कुर्बान कर दिए। वह गुस्से में आग बबूला होती हुई बोली। अभी को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हुआ क्या? तू क्यों गुस्सा हो रही है? तुमने तो बचपन में कहा था जब 25 साल के हो जाओगे तब मुझसे शादी करोगे। मैं इसी आस में थी कि कब तुम्हारा व्रत पूरा हो और मैं अपने प्यार का इजहार करूं, और तुमने। प्रीति ने जो बोला सुनकर अभी को झटका लगा। उठ खड़ा हुआ। पागल है क्या तू? कुछ भी? बचपन की बातों को अब तक लिए बैठी है। मजाक में कह दिया होगा। जब से होश संभाला है तब से तो अखाड़े जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे मन में ना कभी कुछ ऐसा था और ना है। और अगर तेरे मन में ऐसा कुछ था भी तो सब झटक दे। मेरी शादी हो चुकी है। नहीं अभी, वो शादी नहीं है। तुमने जो किया मजबूरी में किया है। और तुम ही कह रहे हो कि तुम अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो। मतलब तुम उसे अपनी पत्नी नहीं मानते। तू कहना क्या चाहती है? तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चादर ही डाली है, पूरा विवाह तो नहीं हुआ है, और तू उसे पत्नी भी तो नहीं मानता, तभी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है।
चादर डाल भी दी तो क्या हुआ? तू मुझसे शादी कर सकता है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। उसे इस घर में अंकुर भैया के लिए रहना है तो रह लेगी, हम अलग रह लेंगे। तेरा सच में ही दिमाग खराब हो गया है, कहकर वह जाने लगा। तुम ऐसे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, जवाब तो तुम्हें मेरे देने पड़ेंगे। प्रीति बोली तो अभी को क्रोध आ गया, वापस मुड़ा। प्रीति ने उसे गुस्से में आते देखा तो थोड़ा सहम भी गई, क्योंकि उसकी बातें सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कैसे जवाब? क्यों बिना बात मेरा दिमाग खा रही है? तुझे पता है मैं गुस्से में हाथ भी छोड़ देता हूँ, जो तू सहन नहीं कर पाएगी। वह दांत पीसता बोला। बड़े होने के बाद कभी तुझे इस नज़र से देखा, या तुझे मेरी बातों से कुछ लगा जो अपनी तरफ से ऐसी कहानी बना रही है? वह गुस्से से बोला। वो तो तुम अखाड़े जाते थे, इसलिए जानबूझकर मुझसे दूर रहते थे। प्यार तो मन में तुम भी मुझसे करते थे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो तू सच में पागल है क्या? बोल क्या रही है? कुछ भी। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, न किसी के लिए ऐसे विचार मन में लाया, और तूने अपने आप सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार करता था। मेरी अम्मा, तुझसे ही नहीं मैं सबसे दूर हूँ, मुझे माफ़ कर। दोबारा ऐसी बकवास बातें करने के लिए मुझे रोका तो एक रपाटा खींच के दूंगा, सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। वह गुस्से से हाथ झटकता है और वहां से वापस जाने लगा। अभी सुनो तो, नाराज मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, उसने बोला। पर अब वह उसको इग्नोर कर दरवाजा खोल अंदर आया तो देखा गौरी आंगन में ही खड़ी थी। जब अभी अंदर चला गया, वह दरवाजे पर आई तो दूर प्रीति खड़ी थी। प्रीति ने उसे देखा, पर फिर न जाने क्या हुआ, मुड़ गई और आंसू साफ करती हुई अपने घर के अंदर चली गई। गौरी को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दरवाजा बंद कर देती है। अभी पहले ही अखाड़े में सौरभ से हारने के बाद परेशान था। प्रीति ने उसे और परेशान कर दिया। बचपन के खेल को प्रीति अभी भी सच मान रही थी। उसे तो खुद भी याद नहीं कि उसने उससे ऐसा कुछ वादा किया भी था कि नहीं। तभी गुरुजी की बात कान में गूंजने लगी। सफलता पानी है तो नारी से दूरी जरूरी है। परिणाम वह देख भी चुका है। यह रहा तो नहीं हो पाएगा, यह तो मेडल जीतने के बाद ही आएगा। स्त्री से दूरी ही ठीक है। पापा ने एक मुसीबत पहले ही मेरे गले में बांधी हुई है, अब यह प्रीति और आ गई परेशान करने। एक दिन भी यहाँ और रहा तो ये प्रीति भी मेरा दिमाग खराब करेगी। ना जाने ये सब मेरे साथ क्यों होता है। आज तक मैं कभी कोई दंगल नहीं हारा, पहली बार हारा। मेरे पास गुरुजी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था कि क्या मेरी वाकई में स्त्री से दूरी है। कल से मेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए मैं हारा हूँ। अभी का मन विचलित था तो खुद के अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। गौरी उसे अपनी तरफ खींच रही थी और मेडल जीतने की ख्वाहिश कदम पीछे लेने को मजबूर कर रही थी। जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो मन सिर्फ पापा से ही हल्का कर पाता है, क्योंकि ऐसी बातें दोस्तों से भी नहीं कर पाता है। दोपहर का खाना खाया और घर से बाहर निकल गया। शाम को घर आया तो बाबूजी भी दुकान से आ चुके थे। गौरी उनके लिए चाय ले आई। वे आंगन में बिछी खाट पर बैठे तो अभी भी उनके साथ आकर बैठ गया। बहू, इसको भी चाय दे जा। उन्होंने गौरी को आवाज दी। जी, अभी लेकर आती हूँ। वह किचन से ही बोली। नहीं पापा, मैं नहीं पीऊँगा, मना कर दूँ। क्यों? एक टाइम तो ले लिया कर, थकान उतर जाती है। मैं तो पहले कम पीता था, पर अब तो चाय कॉफ़ी सब लगभग बंद करवा दिया गया है। अभी ने इनकार किया तो उन्होंने गौरी को चाय लाने से मना कर दिया। अभी के चेहरे की तरफ देखा, उलझन साफ झलक रही थी। कोई बात परेशान कर रही है क्या? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब क्या हुआ? चाय की चुस्की लेते बाबूजी ने पूछा। मैं कल जा रहा हूँ और अब सियोल से मेडल लेकर ही लौटूंगा, तभी यहाँ आऊँगा। कल जा रहा है? वो तो ठीक है, पर गेम तो अभी 3 महीने बाद है, तब तक एक चक्कर भी नहीं लगाएगा क्या? नहीं। क्यों? जाने से पहले एक बार घर आ जाना, मिलकर फिर चले जाना। इतने दिन हमसे दूर ना रह पाएगा और ना हम रह पाएंगे। जब से अंकुर गया है मुझे तो नींद भी नहीं आती। तू भी इतने दिन दूर रहेगा तो मुझे कैसे सब्र आएगा? भावुक होते बाबूजी बोले। रहना तो पड़ेगा, आज वैसे भी मूड खराब है। क्या हुआ? अखाड़े गया था? पहलवान जी ने कुश्ती लड़ने को कहा
और मैं हार गया। वह दोनों हाथों के पंजों की उंगलियां जोड़े गर्दन झुकाकर मायूसी से बोला, क्या? बाबूजी को जैसे झटका लगा। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये हो गया है। मैंने कहा था आपको कि मत बांधो मुझे इस बंधन में, पर आप नहीं माने। अखाड़े से दूर होकर वो बात नहीं रह गई है। मैं भी तो क्या करता, मजबूर था। बहू की जिंदगी का सवाल था। ऐसे नहीं कि अनुराग बुरा था, पर मेरा इस घर के लिए थोड़ा स्वार्थ भी था। खुद सोच, तेरे पीछे बहू का कितना सहारा रहता है, वरना बिना स्त्री के घर भूतों का घर लगता है। मेरे कंधों में पहले जैसी ताकत नहीं रही घर संभालने की, और वो भी वहाँ जीते जी मर जाती। यहाँ रहेगी तो धीरे धीरे जीना सीख जाएगी, और खेल में हार जीत होती रहती है। वह किसी की जिंदगी से बड़ा तो नहीं है। पहलवानी तेरा शौक है, इसलिए शौक के तौर पर खेला कर, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी ने समझाते हुए कहा तो उसने गहरी सांस ली। पापा, ये सब करने के बाद वो खुश होती तो फिर भी मैं अपना मन मना लेता, पर क्या? वो भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे लगता है उसे ये रिश्ता बोझ लगता है। क्या कह रहा है? हाँ, सही कह रहा हूँ। नहीं, अभी ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। उसको और खुद को थोड़ा समय दे। वो एकदम से अंकुर को भुला नहीं पाएगी। यह सब धीरे धीरे होगा। पहले सारा दिन गुमसुम और उदास आंसू बहाती रहती थी, पर अब धीरे धीरे उसने पूरा घर और जिम्मेदारी संभाल ली है। तुझे भी तो वो पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगने लगी है। ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मध्यम सुर में प्यार में समझाते हुए कहा। पापा, क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे? उनके ऐसे कहने से वह थोड़ा शर्मा गया। तेरे मन की मुझसे कुछ छिप नहीं सकती। तुझे भी गौरी अच्छी लगने लगी है। नहीं, ये बात नहीं है। आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे पहलवानी करनी है, जिसके लिए स्त्री से दूरी जरूरी है। तू किसी तरह ये वाला मेडल अपने दम पर हासिल कर। उसके बाद पहलवान जी खुश होकर तुझे अखाड़े में वापस ले लेंगे, और तू वहाँ ओलंपिक की तैयारी कर सकता है। और मुझे लगता है तब तक गौरी भी अपने दुख से निकल जाएगी। इस खुशी में वो भी अपना दुख भूलकर तुझे अपना लेगी। आखिर वो भी कब तक दुख का बोझ उठाए फिरेगी? स्त्री हो या पुरुष, सबको जीवन के सफर में एक साथी की जरूरत महसूस होती है। यदि नियति ने अंकुर को असमय छीन लिया, तो क्या उसे एक नई शुरुआत करने का हक नहीं है? वो अभी बहुत बड़े दुख से गुजरी है। हर वक्त हर चीज का मरहम है। यह घाव भी भर जाएगा, और वो तुझे अपना लेगी, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। दोनों मिलकर इस कमी को भरते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या करूं? तू तो हमेशा का बैल बुद्धि है। तुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती, तो मुझे ही शर्म छोड़ तुझे समझाना पड़ता है। पापा, अब मेरी इतनी भी बेइज्जती ना करो। हाँ 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 हाँ, बेइज्जती नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। समझाना है तो सिर्फ मुझे मत समझाओ, उसे भी समझाओ। सारा ज्ञान मुझे ही देते रहते हो। मैं इन मामलों में कच्चा हूँ, वो तो समझदार है। उसको समझाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जैसे गौरी की शिकायत कर रहा था, बाबूजी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो भी समझ जाएगी, तो उसको कह दो बात बात पर रोया ना करे। मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर वह उठ गया। कब रो रही थी? बाबूजी ने पूछा। उसे और कुछ आता है क्या रोने के सिवा? काम तो कोई ढंग से कर नहीं पाती, यहाँ तक कि खाना भी अब तक सही से बनाना नहीं सीख पाई। क्या बात हो गई? क्यों बड़बड़ा रहा है? तेरी बात हुई है क्या उससे कुछ? उससे ही पूछ लेना, कहता वह अंदर आ गया और बेड में सोने के इरादे से लेट गया। उसके कमरे के बाहर बड़ी सी खिड़की थी। नजर गौरी पर गई, जो किचन के काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो ना चाहते हुए भी नजरें खिड़की पर जम गई। उसे जाते देखने लगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर से ध्यान भटका रहा हूँ। जब तक गेम नहीं हो जाते, मुझे अपना ध्यान नहीं भटकने देना। और गौरी भी तो यही चाहती है कि मेडल मैं जीतूं। पापा भी कह रहे थे कि मेडल जीतने से अंकुर भैया का सपना पूरा हो जाएगा, तो वह भी खुश हो जाएगी। मुझे यह समझ नहीं आया, वह चूड़ियाँ पहनाने से क्यों इनकार कर रही थी, और वह क्यों रो रही थी? क्या वह मुझे अपनाना नहीं चाहती? नहीं तो क्या वो हमेशा ऐसी सूनी जिंदगी जीती रहेगी?
अभी तो वो इतनी कम उम्र की है, ऐसे कैसे पूरी ज़िंदगी काटेगी? एक बार मेडल जीत लूँ, फिर मैं उससे इस बारे में बात करूँगा और उससे पूछूँगा कि उसने चूड़ियाँ पहनने से इनकार क्यों किया। पर क्या मैं कुछ पूछ पाऊँगा? कैसे पूछ पाऊँगा? हम साथ भी तो नहीं रहते। एक दिन हम दोनों अकेले साथ रहे तो अच्छा लगा था। हम अब पति-पत्नी हैं, तो शायद हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए। पर वो मुझे अपना पति भी तो नहीं मानती है। इसकी वजह से शायद हमारी नॉर्मल तरीके से शादी नहीं होना है। हाँ, यही वजह है, तभी उसे मुझसे झिझक होती है। एशियाड के बाद जब वापस आऊँगा, तो उसके बाद मैं उससे पूरे रीति-रिवाज से शादी करूँगा, ताकि उसके मन में और प्रीति के मन में जो थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद वह भी मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी, जैसे अंकुर भैया के साथ रहती थी। उसके बाद वो और मैं बिना झिझक बात कर पाएँगे। अभी का मन तरह-तरह से सोच रहा था। अभी के कोरे मन में गौरी के लिए जो आकर्षण पैदा हुआ है, जो धीरे-धीरे प्यार में भी बदल जाएगा। पर मुश्किल गौरी के लिए अभी को अपनाना हो रहा है। देखते हैं कैसे अभी गौरी के मन में अपनी जगह बना पाता है और गौरी उसे अंकुर की जगह दे पाएगी। अभी भी सोचते-सोचते सो गया। सुबह हुई तो सबसे पहले गौरी ही उठी। अभी को जाना है तो किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। अभी भी शहर जाने को तैयार था। बैग पैक किया, नाश्ता किया, बाबूजी के पैर छू आशीर्वाद लिया। गौरी भी वही खड़ी थी। एक नज़र उस पर डाली जो उसे देखता देख नज़रें झुका लेती है। अब वह 3 महीने बाद वापस आएगा। पापा, रोहित और अनुज से तो फ़ोन पर बात हो जाएगी। पर गौरी गौरी तो नहीं करेगी। तो उसे देखते हुए बोला, पापा, घर में किसी को कभी भी मुझसे बात करने का मन करे तो कॉल कर सकता है। मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा। उसने गौरी को सुनाते हुए कहा। तो गौरी उसकी तरफ देखने लगी। वह यह उसे ही सुना रहा था। कभी मन करे का क्या मतलब हुआ? मैं, रोहित और अनुज तो तुझसे रोज ही बात करते हैं। हाँ, अगर तू ये बहू को कहना चाह रहा तो सीधा उसे बोल दे कि फ़ोन किया करे। पापा आप भी ना। वह हड़बड़ा गया तो गौरी भी असहज हो गई, भागती कमरे में आ गई। तो अभी बाबूजी पर गुस्सा करने लगा। क्या है पापा, आप सोचते विचारते कुछ हो नहीं, कहीं पर कुछ भी बोलते रहते हो। तो और क्या करूँ? तुम दोनों जो ये सांकेतिक भाषा में बात करते रहते हो, भाई मेरी तो समझ से परे है। जब बोलना ही है तो सामने से बोल। ऐसे क्या सुना रहा था? या तो बात करना है तो खुल कर करो। तुम पर कौन सा कोई बंदिश है? और नहीं करनी तो मत करो। पर ये क्या है? मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। तू भी ख्याल रखना अपना। कहकर वे उसके गले लग गए। अभी घर से बाहर निकला तो आज प्रीति अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे भी पता था अभी जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से खड़ी थी। उसको जाता देख उसकी तरफ आने लगी तो वह उसे इग्नोर कर चल गया। तो उसकी आंखों से आंसू छलछला गए। वह बस उसे जाता देखने लगी कि वह मुड़कर देखेगा, पर उसने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा तो भागती घर के अंदर आ गई। नहीं अभी, मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हमारे प्यार को मजबूरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तुम गौरी के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम वापस आओगे तब इसका एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी, ताकि तुम मेरे पास लौट आओ। वह अपने आंसू साफ करती बड़बड़ाई। मैं इस मजबूरी की शादी को मजबूरी ही रहने दूंगी। भाभी को उस घर में रहना है तो रहे, पर तुम मेरे रहोगे। पर यह होगा कैसे? अभी तो साफ मुकर गया है। क्या वह इसे अपनी नियति मान चुका है या खुद को झूठे दिलासा दे रहा है? और करे भी तो क्या? वो बेचारा जबरदस्ती एक विधवा को उसके पल्ले बांध दिया गया है। सबने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, तभी वह तैयार हुआ। वरना वह तो इन मामलों में बहुत कच्चा है। लड़कियों से दूर रहता था, यहाँ तक कि मुझसे भी। इसी वजह से वह उसे अपना नहीं पा रहा है और ब्रह्मचर्य व्रत निभा रहा है। अभी के मन का तो पता चल गया, पर भाभी के मन में क्या, वो पता करना पड़ेगा। अगर वह भी अभी को ना अपनाना चाह रही हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। उसे भी सबने फोर्स किया होगा, पर अब उसे रहना होगा उस घर में तो रह लेगी। मैं और अभी शादी करके कहीं और चले जाएंगे, पर मेरे घर वाले सबके लिए तैयार होंगे? शायद नहीं। तो तो क्या करूँगी? फिर हम भागकर शादी कर लेंगे और शहर जाकर रहने लग जाएंगे, जहाँ ये रीति रिवाज परंपरा
ऐसी बुरी प्रथाएं हमारे प्यार के आड़े न आए। प्रीति का मन सच्चाई को पचा नहीं पा रहा था, इसलिए उसका मन बेतहासा भाग रहा है, परंतु उल्टी दिशा में। वहां से उठकर माँ के पास आ गई ताकि उसका मन टटोल सके। सुबह का समय था तो माँ आंगन में झाड़ू बुहार कर अभी बैठी थी। मम्मी, उसने आवाज दी। हाँ, एक बात पूछनी है। हाँ, पूछ। अगर कोई लड़का किसी विधवा को मजबूरी में ज्यादा डाले पर उसके बाद दोनों एक दूसरे को ना अपनाए, तो क्या लड़का अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है? कहकर प्रीति माँ की प्रतिक्रिया जानने उनकी तरफ देखने लगी। ऐसा क्यों पूछ रही है? माँ ने आंखें सिकोड़कर पूछा। जानने की इच्छा है। हमारे समय में अगर लड़का कुंवारा होता था तो उसे छूट दी जाती थी कि वह चाहे तो मनपसंद की लड़की से दूसरी शादी कर सकता है। समय बदला तो इसमें भी बदलाव हो गया है। दूसरी शादी करने से परिवार में कलह तो बढ़ता ही है, कानूनी पचड़े भी बढ़ जाते हैं। इसलिए लड़के पर जबरदस्ती नहीं की जाती विधवा को अपनाने की। पर अगर अपना ली, फिर बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि वह दूसरी शादी का विचार करे, क्योंकि वह यह सब अपनी मर्जी से करता है। माँ ने उसे सच्चाई बताई जो प्रीति को समझ आनी चाहिए थी, पर वह तो जैसे सब कुछ झुठलाने पर तुली हुई थी। मनीष भाई ने तो दूसरी शादी की थी। परिवार वालों ने उन्हें जबरदस्ती चादर डालने को मजबूर किया तो वे उसे गांव में छोड़ शहर चले गए थे और वहां दूसरी शादी कर ली। हाँ, वह मनीष की मर्जी नहीं थी, क्योंकि उसका पहले से शहर में किसी और लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार में वही एकमात्र लड़का था तो घर वालों ने जबरदस्ती की थी। पर ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह घर आना छोड़ा है। कुछ समय घर से दूर रहा, पर अब घर आता जाता है। वो भी तो कुछ सालों पहले की बात है। आज की आधुनिक लड़की क्या यह स्वीकार कर पाएगी कि उसके पति की जिंदगी में एक और औरत हो, जिस पर उसके पति का पत्नी जैसा अधिकार हो? औरत जात कितने दिन दूर रहेगा? वह दोनों के साथ रहेगा। मनीष की पत्नी को उसके गांव आने पर ऐतराज होता है, पर वह पत्नी के ऐतराज को दरकिनार कर बराबर गांव आता जाता है और दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। क्या? माँ से मनीष की सच्चाई सुनकर वह चौंकी। हाँ, एक बार कोई इस बंधन में बंध जाए तो आसानी से खुद को छुड़ा नहीं पाता। माँ ने प्रीति के प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे प्रीति को समझ जाना चाहिए था कि बेशक मन से या बेमन से स्त्री पुरुष इस बंधन में बनते हैं, पर इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। यदि अभी उससे शादी कर भी ले, तब भी गौरी उस घर में उसकी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। जिस स्त्री पर उसका पति जैसा हक होगा, तो क्या उससे दूर रह सकता है? नहीं। पर उसका मन तो जैसे यह समझना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए अब वह गौरी से मिलना चाहती है, ताकि उसके मन की गिरह खोल सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वह अभी को दिल से अपनाएगी? एक दो दिन बाद हिम्मत करके प्रीति दोपहर के समय घर पर आई। गौरी ने उसे दरवाजे पर देखा तो हैरान थी। प्रीति ने उसके देखने पर नजरें चुराई तो गौरी ने भी खास खुशी तो नहीं जताई, क्योंकि जब उसे उसकी जरूरत थी वह अपने माता पिता के दबाव में गांव छोड़कर शहर चली गई थी। वह चाहती तो निशी के गुनहगारों को सजा दिलवा सकती थी, पर उसने सच्चाई से मुंह मोड़ पलायन का रास्ता चुना, जो गौरी को अच्छा नहीं लगा। पर वह दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने की परमिशन चाह रही थी। गौरी पीछे मुड़ी और अंदर आने लगी तो प्रीति भी आ गई। वह उसे बैठने को कहती है तो वह चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने अंकुर के बारे में पूछा और उसके एक्सीडेंट पर अफसोस जताया तो गौरी भावुक हो गई। दिल अधिक भर आया तो फफक पड़ी। शांत हो जाइए भाभी, रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आ जाएगा। जो चला गया वो कब लौट कर आया है? इतने महीने हो गए आपके रोने से, वो लौट कर आए नहीं ना। तो अब तो आप भी उसे नियति मान सच्चाई स्वीकार कर दिल मजबूत कीजिए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखने लगी। गौरी दोनों की उंगलियों से गालों पर लुढ़काए आंसू पोंछती है। हाँ, अब कहाँ आएंगे? वो तो छलावा बन गए। ढेर सारे सपने आंखों में भरे, प्यार करना सिखाया। एक बार गए तो फिर कभी ना लौटने के लिए। मुझे अकेला छोड़ गए, मौत से भारी जीवन जीने के लिए। मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। आंखों के सपने बिखर गए, जीने की तमन्ना मर चुकी है। लगता है अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं। उस दुर्घटना से मेरा सुख चैन
से सब कुछ बर्बाद हो गया, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाइए भाभी, संभालिए खुद को। गौरी बहुत भावुक हो गई तो प्रीति भी भावुक हो गई। अभी के बारे में कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पाई। थोड़ी देर प्रीति बैठी रही तो अब गौरी भी नॉर्मल हो गई। उसने गौरी किया, अभी का कमरा बंद है। इसका अर्थ है गौरी अभी भी अपने ही कमरे में सोती है। तो पूछती है, भाभी अभी का कमरा बंद है? हाँ, वो पहलवान जी शहर गए हैं ना, जब आएंगे तभी खुलेगा। ऐसा क्यों? क्या आप उसके साथ नहीं सोती? मतलब उसके कमरे में उसके साथ नहीं रहती? उसने सवालिया नज़र उस पर टिकाई। नहीं, उसने उससे नजरें चुराई। क्यों? हर क्यों का जवाब हो जरूरी तो नहीं। प्रीति के सवालों का गौरी ने गोलमोल जवाब दिया। वैसे वह उसे और कुरेदना चाहती थी, पर गौरी सहज नहीं थी। उसे इतना तो पता चला कि वे दोनों अभी पति पत्नी की तरह नहीं रहते, और गौरी अंकुर को दिल से निकाल नहीं पाई है। मतलब साफ है, अभी उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया है। ऐसा होता तो गौरी अंकुर को याद कर इस प्रकार रोती नहीं। उधर अभी भी एकेडमी पहुंचने के बाद घर की याद, अंकुर के जाने के गम और गौरी के ख्यालों को परे कर बिल्कुल पहले वाले अंदाज में पूरे दम खम से कुश्ती की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था। एक मेडल उसकी कई सारी समस्या सुलझा सकता है। अंकुर का सपना पूरा होगा, नेम फेम भी मिलेगा और पहलवान जी अखाड़े में वापस ले लेंगे और गौरी भी खुश हो जाएगी। तो तब शायद वह उसे अपने दिल की बात बता पाएगा, तो गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाएगी। इस सब को पाने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी है, जिसके लिए सब कुछ भुलाना पड़ेगा। पहलवान जी के कहने पर उसने अपनी प्रैक्टिस की हर रोज की वीडियो बनाकर उनको भेजनी शुरू कर दी। पहलवान जी उन वीडियो फोटोज को बारीकी से देखते और निरीक्षण करते। जल्द समझ गए कि कोच उसे महज पॉइंट बटोरने पर ध्यान देने की ट्रिक सिखा रहा है, जबकि अवि ने तो हमेशा देसी स्टाइल में दंगल लड़ा है, जिसमें पॉइंट कोई मायने नहीं रखते। यहाँ तो बस विरोधी को चित कर ढेर करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें अवि माहिर है। उसकी धोबी पछाड़ का प्रतिद्वंदी के पास कोई जवाब नहीं होता, पर जैसे कोच उसे सिखा रहा है वह तो अपने दाव का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, इसलिए वह सौरभ से हार गया। आधुनिक कुश्ती में समय और पॉइंट दोनों मायने रखते हैं, इसलिए कोच उसकी ट्रिक बदलने पर जोर दे रहा है। पर जो चीज़ बचपन से सीखी गई है उसको छोड़कर इतनी आसानी से दूसरी चीज़ अपनाना बहुत ही मुश्किल है। पहलवान जी ने यह सब देखा तो चिंतित हो गए। अभी उनका काबिल शिष्यों में से एक है। वह मेडल का तगड़ा दावेदार था। वे उसे इस तरह हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे, तो उसकी समस्या का समाधान बताया। मैं अपने अखाड़े के 2 पहलवान एकेडमी भेज रहा हूँ। जब कोच अपनी प्रैक्टिस बंद करवा दे तब तो इनके साथ दाव आजमाना। मैं फ़ोन पर तुझसे लाइव जुड़ा रहूँगा। जहाँ पर गलती करेगा ठीक करवाऊँगा। पहलवान जी उसे समझाते हुए बोले। वो तो ठीक है गुरुजी, पर अगर कोच को पता चला तो यह एकेडमी के नियम के विरुद्ध मानकर मुझ पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा एकेडमी से बाहर भी करवा सकता है। अवि ने अंदेशा जताया। उसको पता ही ना लगने देना। अवि ने सहमति दी और अगले दिन पहलवान जी ने अपने अखाड़े के 2 पहलवान, जो फिलहाल किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे, अवि की सहायता के लिए भेज दिए। जब कोच अपनी प्रैक्टिस करवा कर चला जाता, उसके बाद वह उनके साथ प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे सब ठीक कर चलने लगा। वह पुराने रंग में वापस आने लगा। कोच अधिकतर सुबह और शाम के समय प्रैक्टिस करवाता। वह दोपहर और रात में ज़्यादा प्रैक्टिस करता। उन्हें सुबह उठने की आदत है, तो सुबह यहाँ भी जल्दी उठकर अपनी प्रैक्टिस करते। गांव में जहाँ मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, यह रिंग में करते। अब वह एकेडमी के बाहर रेसलर को उसके साथ उसी समय बाउट लड़ने को प्रेरित करने लगा, ताकि अपने सीखे दाव उन पर आजमा सके। अभी यह सब कोच की नज़र में आए बिना कर रहा था, किंतु कब तक यह सब छिपता। जल्द ही कोच को उसके रवैये से दिक्कत होने लगी। जब वह उसे सिखाता, अभी उसके द्वारा सिखाए एक भी दाव नहीं सीखता, बल्कि टाल मटोल करके इधर उधर हो जाता। कोच को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। अब वह अभी पर नजर रखने लगा। एक दिन जैसे ही प्रैक्टिस खत्म हुई,
सभी रेसलर आराम करने अपने रूम में गए। अभी और उसके दोनों साथी थोड़ी देर सुस्ताकर वापस रिंग में आ गए। पहलवान जी उससे लाइव जुड़ गए और वे तीनों पारंपरिक तरीके से प्रैक्टिस करने लगे। कोच ने छिपकर सब कुछ देखा तो आग बबूला हो गया। ये क्या कर रहे हो? जब मैं सिखा रहा होता हूँ उस समय तो ढंग से सीखते नहीं, और अब? नज़र फोन पर पड़ी जहाँ पहलवान जी लाइव जुड़े थे तो गुस्से से आग बबूला हो गए। राम राम कोच सर, उन्होंने अभिवादन किया, पर कोच इस समय बहुत गुस्से में था तो पहलवान जी ने सफाई देनी चाहिए। अभी ने बचपन से अखाड़े में दंगल लड़ा है तो वह आधुनिक कुश्ती सीखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ी नसीहत दे रहा हूँ। कृपया इसका बुरा ना माने। हाउ डेयर यू, ये सब इस तरीके से करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने मुझे इसका कोच हायर किया है ताकि मैं इसको न बल्कि एशियन गेम के लिए बल्कि ओलंपिक के लिए तैयार कर सकूं, और आप उसे वही पुरानी कुश्ती सिखा रहे हैं जो आप सिखाते हैं। इससे सिर्फ देसी दंगल जीते जा सकते हैं, ओलंपिक मेडल नहीं। यह नियम का उल्लंघन है। अथॉरिटी को जवाब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और ये जो कर रहे हो वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोच गुस्से से बौखलाया। आप निश्चित रहिए, यह मेडल जरूर लाएगा। पहलवान जी ने उसे आश्वस्त करना चाहा। ऐसे कुश्ती लड़कर तो कभी मेडल नहीं जीता जा सकता। मैं एशियन गेम का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आप सोचते हैं कि इसे मुझसे बेहतर कुश्ती सिखाएंगे। गलत फहमी है आपकी। अच्छा बताइए, आपने कितने मेडल जीते हैं अपनी रेसलिंग लाइफ में? उसने पहलवान जी से गुस्से से पूछा। बेशक मैंने ज़्यादा मेडल नहीं जीते, पर मेरे अखाड़े में कुश्ती सीखे पहलवान कई मेडल जीत चुके हैं। ऐसा है तो आप इसे अखाड़े में ही सिखाते, इसको यहाँ एकेडमी भेजने की जरूरत नहीं थी। सरकार का जो पैसा इस पर खर्च हो रहा है वो भी बचता, और मेरा समय भी। पर अब तो इसने लिख कर दिया था कि इसके पास कोच नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने स्पेशल रिकमेंडेशन पर मुझे इसका कोच नियुक्त कर भेजा, क्योंकि उन्हें इसमें ओलंपिक मेडल नज़र आ रहा है, जो कि आपके रहते संभव नहीं हो पाएगा। पर अब मैं इसका कोच हूँ तो इसे मेरी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानी नी तो यह नियम का उल्लंघन है। मैं इसकी कंप्लेन एकेडमी और अथॉरिटी से कर रहा हूँ कि यह मेरी बात नहीं मानता। नहीं कोच सर, ऐसा मत कीजिए। आपकी बात पर मुझे शक नहीं है, पर अभी जैसा लड़ता है उसे वैसे ही लड़ने दीजिए। टेक्निक बदलने से वह अपना स्वाभाविक कुश्ती नहीं लड़ पा रहा है और मात खा रहा है। पहलवान जी ने रिक्वेस्ट की। इस एकेडमी में रहना है तो मेरे अनुसार चलना होगा, नहीं तो वापस अपने अखाड़े जाओ। सर शांति से सोचिए, पहलवान जी मेरी मदद कर रहे हैं। अवि ने भी रिक्वेस्ट की, पर कोच अवि की कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि बात उसके प्राउड पर आ गई थी। अवि को उससे अधिक पहलवान पर विश्वास है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एकेडमी में उसकी शिकायत कर देता है, और अब एकेडमी बोर्ड के 2 मेंबर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के 1 मेंबर समेत 3 लोगों की कमेटी के समक्ष उसे अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि उनके हायर किए कोच का वह कहना क्यों नहीं मानता। अब उस पर अनुशासनहीनता का आरोप है। अगर वह सही जवाब देकर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया तो उस पर कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। अगले दिन अवि को कमेटी के समक्ष पेश होकर उस पर लगे आरोपों के जवाब देने थे। 3 सदस्यीय इस कमेटी के मेंबर के अलावा कुश्ती फेडरेशन की तरफ से 1 मेंबर एस.के. शर्मा, उम्र यही 50 के करीब, पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके हैं। पहलवान जी की रिक्वेस्ट पर उनको कुश्ती फेडरेशन की तरफ से अवि के पक्ष में बात करने को भेजा गया है। वे मीटिंग से पहले अवि से मिले और पूरा मामला जाना। अवि उन्हें पूरी बात विस्तार से बता देता है कि किन हालातों में उसे अखाड़ा छोड़ अकेडमी आना पड़ा, वरना वह यहाँ नहीं आना चाहता था, न वह यहाँ कंफर्टेबल है। वे भी उसकी इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते कि प्रैक्टिस सिर्फ अखाड़े में ही हो, तो उसे समझाने का प्रयास करते हैं। माना तुम पहलवान जी का अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहते, पर आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मन से या बेमन से। क्यों सर? अवि ने हैरानी से उन्हें देखा। ये समय की मांग है। न्यू गवर्नमेंट आने के बाद सरकार ने खेलों के स्तर को सुधारने के लिए सुधारात्मक स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं, जिससे ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ सके। परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं।
तो सभी लोग उत्साहित थे और इस दिशा में अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ओलंपिक से पहले सभी खिलाड़ियों, खासकर कुश्ती और मुक्केबाजों और कुछ एथलीट को ओलंपिक से 4 महीने पहले फौरन भेजा जा सकता है, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां की परिस्थिति के हिसाब से ढल सके और उनके अनुसार कुश्ती खेल सके। इसका 90% तक खर्चा खुद सरकार उठाएगी। मैं अभी अखाड़े स्तर तक ठीक हूँ। मेडल जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। देसी कुश्ती और इंटरनेशनल में काफ़ी अंतर होता है। पहलवान उसको पहचान सके, इसलिए ही उन्हें अखाड़े के साथ एकेडमी में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारी देशी कुश्ती में समय को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, पर ओलंपिक या अन्य इंटरनेशनल गेम्स में सिर्फ 4 मिनट का गेम होता है। अगर उन 2-2 मिनट के 2 राउंड में तुम्हें तुम्हारा मनपसंद दांव लगाने का मौका मिल गया, तब तो तुम जीत जाओगे। पर सोचो, अगर ना मिला तो दूसरा पहलवान जीत जाएगा। इसलिए मन से या बेमन से तुम्हें सीखना पड़ेगा कि दांव लगाए बिना भी पॉइंट कैसे हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, जो 4 मिनट के उस गेम में पॉइंट बटोरेगा वही जीतेगा और मुकद्दर का सिकंदर भी माना जाएगा। पर अभी मेरे लिए यह संभव नहीं। एशियन गेम के मात्र 2 महीने रह गए हैं और मेरी प्राथमिकता उसमें मेडल जीतना है। उसके लिए मैं जितनी जल्दी टेक्निक बदलकर सफर नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में यह मेडल जीतना है, क्योंकि यह एक सिर्फ मेडल नहीं होगा, हमारे घर की बिखरी हुई खुशियों की समेटने की चाबी है, जिसे मैं हर हाल में जीतना चाहता हूँ और यह इस तरीके से लड़कर जीत सकता हूँ। उसके बाद ओलंपिक में तो अभी काफ़ी समय है। आप कहेंगे तो मैं तब कोशिश कर सकता हूँ, पर अभी नहीं। कोच नहीं मानेगा। मैं उसके बिना भी मेडल जीत सकता हूँ। मेरे लिए पहलवान जी काफ़ी हैं। अवि ने अपने दृढ़ इरादे जताए तो मिस्टर शर्मा भी चुप हो गए। अब वे दोनों कमेटी के सामने थे, जहाँ सामने की कतारबद्ध कुर्सियों पर वे तीनों बैठे थे। वे इस साइड कोच बैठा था और वे दोनों भी बैठ गए। मिस्टर शर्मा अवि का पक्ष रखते हैं कि वे कौन से हालात थे कि उसे एकेडमी का नियम तोड़ना पड़ा। वे अवि को पूरी बात बताने को कहते हैं तो अपने वो हालात उनके सामने रख देता है जिस कारण उसे अखाड़ा छोड़ना पड़ा। भाई की मृत्यु, उसके बाद रिश्तेदारों के जवाब में शादी की मजबूरी, जिस कारण अखाड़े का नियम भंग होना और अखाड़ा छोड़ना, उसके बाद मजबूरी में यहाँ का रुख करना। उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से सुना और समझने का प्रयास भी किया, पर वे भी इस बात पर उससे सहमत नहीं थे कि सिर्फ अखाड़े के दम पर ओलंपिक मेडल जीत सके। वे भी उसे सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को लेकर नए तैयारियों और प्लान बताते हैं और चाहते हैं कि वह भी आधुनिक कुश्ती ही सीखे, पर वह ऐसा करके एशियन में नहीं चूकना चाहता, तो जिद पर अड़ा था। तुम्हें इतना हठी नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारी कुछ बातें मान सकते हैं, पर तुम्हें भी हमारी बातें माननी पड़ेगी। तुम इन चंद शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों में हो जिनसे हमें ओलंपिक मेडल की उम्मीद है, इसलिए तुम्हें अतिरिक्त सुविधाओं के अलावा विदेश में प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें एकेडमी के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसकी जिद देख स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेंबर उसे समझाने का प्रयास करता है। मैंने आपकी सब बात सुन ली। मैं अभी आपकी बात नहीं मान सकता और मैं आपको ये मेडल अपने दम पर लाकर दिखाना चाहता हूँ। अवि की जिद देख कोच बौखला गया। देखा सर आपने, इसका एटीट्यूड, जो भी ये कर रहा है, इसको अनुशासनहीनता कहा जाता है। एक भी इंटरनेशनल मेडल अभी तक नहीं जीता है इसने, और तेवर देखिए इसके। मैं तो कहता हूँ इस पर बैन लगना चाहिए। इसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा पहलवान भेजे जो इससे ज़्यादा काबिल हो, बेशक वो एकेडमी का या बाहर का भी हो, पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो, ताकि गोल्ड मेडल ना सही ब्राउज तो आए, वरना हमारा इस कैटेगरी में खिलाड़ी भेजना बेकार हो जाएगा। कोच भरनाया हुआ था। मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, ना मैं अपनी सफाई दे पाऊंगा, क्योंकि मैं यह रहा शब्दों में आपको नहीं समझा पाऊंगा। मुझे सिर्फ कुश्ती लड़ना आता है तो उसी में जवाब दूंगा। आप मेरी वेट कैटेगरी में जिस भी पहलवान से मेरी बाउट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। मैं आपको अपने स्टाइल में निर्धारित समय में उस पहलवान को हराकर दिखाऊंगा। अवि ने शर्त रखी। अगर मैं जीता तो अपनी शर्तों पर प्रैक्टिस करूंगा और अगर हार गया तो गेम से नाम वापस ले लूंगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। देखा सर आपने इसका घमंड। मैं तो कह रहा हूँ
इसको एकेडमी से बाहर कीजिए। कोच उसे देख गुस्से में आपा खो रहा था, पर वे तीनों शांत थे। ठीक है, हमें मंजूर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेंबर अभी की तरफ देखकर बोला। यह सुनकर कोच अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर ये हारा तो इसे नाम वापस लेना पड़ेगा। कोच बोला, हाँ ले लूँगा, क्योंकि उसके बाद वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। जाकर भी मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब मैं जा सकता हूँ? वह बोला तो उन्होंने सहमति दी। उनसे परमिशन लेकर अभी बाहर आ गया तो एसके शर्मा भी बाहर आ गए। ये क्या किया? अगर ना जीत पाए तो? उन्होंने संकित नजरें उस पर टिकाई। मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत कीजिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझसे ये सफाई वफाई नहीं दी जाती। वह एकेडमी के सबसे मजबूत पहलवान को रिंग में उतारेगा। थोड़ी सी चूक बाहर भी कर सकती है। मैं हर रिस्क उठाने को तैयार हूँ, आर या पार। और मैं अपने गुरुजी पर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी उनमें आस्था है। अगर वो कह रहे हैं कि कोच मुझे गलत टेक्निक सिखा रहा है, मतलब वो सही कह रहे हैं। उनकी कही बात मैं अक्षरशः सत्य मानता हूँ। अवि ने पहलवान जी में विश्वास जताते हुए कहा, ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारे एशियन से पहले होने वाले इस मुकाबले तक यही हूँ, ताकि कोच कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि मुझे उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा। अगर कोच गलत हुआ तो मैं ये बात फेडरेशन तक पहुंचाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुकाबला जीतना पड़ेगा। कब तक होगा? बता देंगे, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। एसके शर्मा थोड़ी देर बाद चले गए। अवि ने टीम मेंबर के सामने जो शर्त रखी, क्या अवि उसको पूरा कर पाएगा? क्या उस चुनौती को पूर्ण कर पाएगा और मेडल को जीतकर अपने घर की खोई हुई खुशियों को वापस ले पाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।